नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसपे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। 5 जनवरी से मनरेगा बचाओ आंदोलन शुरू करेगी कांग्रेस। सीडब्ल्यूसी मीटिंग के बाद कांग्रेस ने किया ऐलान, तो वहीं दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी और आरएसएस की जमकर की तारीफ। कांग्रेस नेतृत्व को दिखाया आईना। बंगाल में एसआईआर पर घमासान जारी। ड्राफ्ट लिस्ट से नाम हटाए जाने पर ऑफिसर्स खफा। आज से दूसरे चरण की भी हुई शुरुआत, तो उधर उत्तर प्रदेश में एसआईआर का काम पूरा। अजीत के साथ मीटिंग में नहीं बनी बात, तो शरद पवार की एनसीपी वापस एमबीए के पास लौटी। तो वहीं शिंदे के मंत्री ने शरद पवार के एनडीए में शामिल होने का कर दिया दावा। नए साल से पहले दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन ऑपरेशन आघात 3.0 से अपराधियों में खलबली। एक रात में 285 अरेस्ट, 1000 से ज्यादा से पूछताछ जारी। बांग्लादेश में नहीं थम रहा बवाल। अब रॉक सिंगर जेम्स के कॉन्सर्ट में घुसी उपद्रवी भीड़। ईंट पत्थर चलाने से मची अफरा तफरी। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात कांग्रेस की। दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की आज अहम बैठक हुई। राहुल गांधी विदेश यात्रा के बाद सीधा आज की मीटिंग में ही नजर आए, पर प्रियंका वाड्रा के विदेश होने की वजह से वो आज मीटिंग में शामिल नहीं हुई। हालांकि लंबे समय बाद कांग्रेस सांसद शशि थरूर भी पार्टी की बैठक में शामिल होने पहुंचे। मीटिंग के बाद कांग्रेस ने बताया कि मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी करने का विरोध कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरकर करेगी। 5 जनवरी से देश भर में अभियान चलाया जाएगा। साथ ही मीटिंग में सरकार को घेरने की कई रणनीतियों पर मंथन भी हुआ। अब इस मीटिंग में जिस बात की उम्मीद थी, उससे भी ज्यादा बवाल मीटिंग के अंदर हुआ। कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने अब खुलेआम बिगुल फूंक दिया है। दिग्विजय सिंह के एक सोशल मीडिया पोस्ट ने पूरी पार्टी में हलचल मचा दी है। दरअसल दिग्विजय सिंह ने सीडब्ल्यूसी बैठक शुरू होने से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक पुरानी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। इस तस्वीर में एक तरफ जहां लालकृष्ण आडवाणी कुर्सी पर बैठे हैं, वहीं पीएम मोदी जमीन पर बैठे दिखाई दे रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने इस पोस्ट के जरिए कांग्रेस नेतृत्व को अप्रत्यक्ष रूप से नसीहत दी है, जो पार्टी के भीतर और बाहर चर्चा का विषय बन गया है। दिग्विजय सिंह ने तो बम फोड़ दिया है, लेकिन सीडब्ल्यूसी मीटिंग के अंदर क्या कुछ हुआ? देखिए, सिर्फ दिग्विजय सिंह ने नहीं बम फोड़ा है। अगर आप देखें तो बताया जा रहा है कि दर्जन भर से ज्यादा जो लीडर्स कांग्रेस पार्टी के हैं, वो सीडब्ल्यूसी मीटिंग के अंदर संगठन के ऊपर बातचीत करना चाह रहे थे। वो बातें बाहर नहीं आई है, 1-2 दिन के अंदर आएगी, लेकिन बताया जा रहा है कि दिग्विजय सिंह ने क्लियर कट तरीके से इस बात को कहा कि संगठन में बदलाव की आवश्यकता है, डिसेंट्रलाइजेशन करने की आवश्यकता है। अभी जो डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस है, संगठन जिस तरीके से चलाया जा रहा है, वो हाईली सेंट्रलाइज्ड है और इसीलिए इसमें बदलाव की आवश्यकता है। ये बातें जो हुई उसके ऊपर बाहर चर्चा नहीं हुई, लेकिन जब मीटिंग खत्म हुई तो राहुल गांधी और खड़गे साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। ये लोग इतने डरे हुए थे कि इन्होंने पत्रकारों से एक भी सवाल नहीं लिया। आए, उन्होंने अपना बयान जारी किया और उठ के वहां से चल गए। लोग सवाल पूछने के लिए हाथ खड़े करते रह गए, आवाज लगाते रह गए। इसका मतलब ये है कि सीडब्ल्यूसी की बैठक के अंदर कुछ बहुत बड़ा हंगामा हुआ है, जिसे कांग्रेस पार्टी छिपा रही है। जी, अब बात अगली खबर की। पश्चिम बंगाल में 3 चरणों वाले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के पहले चरण के खत्म होने के साथ ही इस प्रक्रिया का दूसरा चरण आज से शुरू हुआ। तो वहीं पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकारियों के एक एसोसिएशन ने चल रहे एसआईआर प्रोसेस के तहत ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में वोटरों के नाम खुद से सिस्टम से हटाए जाने पर आपत्ति जताई है। बवाल बंगाल में तेजी से जारी है, तो उधर उत्तर प्रदेश में एसआईआर का काम पूरा हो गया है। फाइनल आंकड़े और ड्राफ्ट लिस्ट 31 दिसंबर को आएगी। खबरों
के मुताबिक प्रदेश में 2.89 करोड़ वोटर्स अनकलेक्टेबल कैटेगरी में हैं, यानी कि प्रदेश में 2.89 सीआर वोटर के नाम वोटर लिस्ट से कट गए हैं। यूपी में अभी कुल 15 करोड़ 44 लाख वोटर थे। सर, खबर पश्चिम बंगाल से ये आ रही है कि अभिषेक बनर्जी चुनाव आयोग से मुलाकात करने के लिए दिल्ली आ रहे हैं। क्या चल रहा है बंगाल में और उत्तर प्रदेश को लेकर? देखिए, मुलाकातें तो इन लोगों ने पहले भी की, धमकियां भी पहले दी, सारा कुछ कर लिया, हुआ क्या? कुछ नहीं। अभी जो सेकेंड फेज है, इसको ध्यान से समझिए। ये सेकेंड फेज में करीब 1.5 करोड़ के आसपास बंगाल में ऐसे वोटर्स हैं जिनको संदिग्ध कैटेगरी में रखा गया है। क्यों रखा गया है? रखा इसलिए गया है, मालूम चलता है कि एक ही मां के नाम से 20-20 बच्चों का बना हुआ है आई कार्ड। ऑब्वियसली फर्जी है। भाइयों के बीच जो डिफरेंस है, मां एक है और भाइयों के एज के बीच जो डिफरेंस है वो कोई 7 महीने का, कोई 8 महीने का। पिता की उम्र में भी बहुत लोचा है, दादाजी के उम्र में भी, और भी इस तरीके के बहुत सारे फनी फनी किस्म के जो है वो कार्ड्स ऑलरेडी बन गए हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर एक सवाल खड़े किए और अब इसका बाकायदा फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा। इसलिए ममता बनर्जी और उनके अधिकारी वो नाराज चल रहे कि उनका गेम फेल हो गया। अब दिक्कत क्या है कि बंगाल में अब बस फरवरी में चुनाव की घोषणा होनी है, लेकिन इस तरह की चिंता यूपी में भी है। यूपी में भी आप देखिए बयानबाजी की कमी नहीं है और वहां भी बताया जा रहा है कि करीब 3 से 4 करोड़ के आसपास जब सारे फेजेस जो है वो हो जाएंगे, वो संदिग्ध स्थिति में आ रहे हैं। लेकिन यहां फर्क इतना है कि चुनाव में अभी बहुत समय है। अगर अभी जो लोगों का नाम कट भी जा रहा है, उनके पास 1 साल का समय होगा जब वो अपना नाम फिर से जुड़वा सकेंगे। ऐसा नहीं है कि अभी एसआईआर हो गया तो अब आगे किसी का नाम नहीं जुटेगा। जो व्यक्ति इस एसआईआर के प्रोसेस के बाद 18 साल का होगा तो वो तो कहीं जाएगा ही, वो तो अपने नाम को ऐड कराएगा ही। तो इसका मतलब ये है कि यूपी में सारी चिंताएं वो नहीं है जिस तरह की चिंता ममता बनर्जी की है। जी, अब बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में महानगर पालिका चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ने के साथ ही सत्ता पाने के लिए तरह तरह के गठबंधन भी हो रहे हैं। जहां एक और 20 वर्षों के बाद उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया, वहीं एनसीपी में भी अजित पवार और शरद पवार के बीच पुणे में एकजुट होकर चुनाव लड़ने की बातचीत शुरू तो हुई थी, लेकिन ये बेनतीजा रही। पुणे महानगर पालिका और पिंपरी चिटवंड महानगर पालिका चुनाव अजित पवार की एनसीपी और शरद पवार की एनसीपी गठबंधन में लड़ना चाहती थी। दोनों की ओर से गठबंधन की कोशिशें भी हुई, दोनों दलों के बीच मीटिंग भी बुलाई गई, लेकिन बातचीत बेनतीजा खत्म हुई। इस घटना के बाद अब शरद पवार के एमवीए के पास बातचीत फिर से दोबारा से शुरू हो गई है। साथ ही एकनाथ शिंदे के मंत्री संजय सिरसाट ने एक ऐसा बयान दिया है जिसको लेकर पूरे महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज हो गई है। दरअसल उन्होंने दावा किया कि आने वाले समय में शरद पवार भी एनडीए का हिस्सा होने वाले हैं। सर, महाराष्ट्र में क्या खिचड़ी पक रही है? अब देखिए, आपने ऐसी खबर दी है, इसमें तो लगता है कि शरद पवार ना घर के हैं ना घाट के हैं। कारण क्या है कि आपको तो बातचीत अगर आप करने चले गए, अब किस मुंह से आप एमबीए में लौटेंगे? देखिए, ये चाचा भतीजे का खेल बड़ा खतरनाक है। अंदर खाने इन लोगों ने क्या बात की होगी, क्या सेटिंग की होगी और किस तरीके से ये लोगों ने अपनी रणनीति बनाई होगी, वो आकलन कर पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन नहले पे दहला, ये मैं बार बार कह रहा हूं कि ये बयान जो शिवसेना के मंत्री के द्वारा दिया गया है, शिंदे गुट के द्वारा, ये जरूर देवेंद्र फडणवीस साहब ने दिलवाया होगा कि जरा आकर के सामने बता दो कि भाई अब वो उधर के नहीं रहे। वो इसलिए क्योंकि लड़ाई सबसे बड़ी वो बीएमसी की होनी है, जहां कुल मिलाकर के 5-6 पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं और इसमें जो सबसे खराब स्थिति में है वो उद्धव ठाकरे हैं, राज ठाकरे हैं,
राहुल गांधी की कांग्रेस है और शरद पवार। ये चार पार्टियों के लिए डू और डाई का सिचुएशन है। आप असेंबली में भी बाहर हो गए और अगर आप बीएमसी से भी बाहर हो जाते हो तो इसका मतलब ये है कि कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज इनमें से जिनका परफॉर्मेंस खराब होगा वो महाराष्ट्र की राजनीति में बिल्कुल अलग थलग पड़ जाएगा, एक साइड हीरो ही नहीं बल्कि कैरेक्टर आर्टिस्ट के रोल में आ जाएगा। इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लोकल बॉडी इलेक्शन है। जी, चलिए बढ़ते हैं आगे। दिल्ली पुलिस ने नए साल से पहले देश की राजधानी दिल्ली में ऑपरेशन आघात शुरू किया। इस ऑपरेशन का मकसद दिल्ली के क्राइम पर लगाम लगाना है। इस ऑपरेशन के तहत एक ही रात में 285 से ज्यादा अपराधियों को हिरासत में लिया जा चुका है। वहीं 1000 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की जा रही है। हिरासत में लिए गए अपराधियों के पास से 21 हथियार, 12,000 की बोतलें, 7 किलो गांजा और करीब 2.5 लाख कैश बरामद हुआ है। पुलिस ने बताया कि 310 मोबाइल फोन, 231 दोपहिया वाहन और एक 4 पहिया वाहन भी बरामद हुआ है। सर, दिल्ली पुलिस की तो तारीफ करनी पड़ेगी। देखिए, ये जो खबर आई है सवेरे सवेरे, ये इतना इंपॉर्टेंट है और ये एक तरीके से एक एग्जाम्पल है। और मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ साउथ ईस्ट दिल्ली के अंदर ये कार्यक्रम किया गया और आपने रातों रात ऐसा ऑपरेशन किया। आप 250 के आसपास शातिर बदमाशों को आपने पकड़ लिया। 24 जो है वो गन्स मिल रहे हैं, हथियार उसको भी आपने सीज कर लिया, सैकड़ों फोन आपने जब्त कर लिए और सबसे बड़ी चीज, ये जो 1000 लोगों को भी हिरासत में लेकर जो पूछताछ की जा रही है, ये दरअसल ये पूरा का पूरा ड्रग्स का जो नेटवर्क है उसके ऊपर कड़ा प्रहार है। और जिस हिसाब से बिना बताए अचानक से आपने एक रात में पूरे इलाके में आपने कॉर्पोरेट बॉम्बिंग कर दी और एक एक संदिग्ध शख्स की गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए आपने पकड़ धकड़ किया। ये काम हर राज्य में, हर बड़े शहर में, हर साल में बस एक बार हो, क्राइम का दर बिल्कुल घट जाएगा। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, जिसको लेकर हर दिन अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। बढ़ते बवाल के बीच बांग्लादेश के फरीदपुर में देश के सबसे बड़े रॉक स्टार जेम्स उर्फ नागर बाउल के कंसर्ट पर इस्लामिक भीड़ ने हमला कर दिया। यह हमला फरीदपुर जिला स्कूल की 150वीं वर्षगांठ के समापन समारोह के दौरान हुआ, जहां जेम्स का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। जानकारी के मुताबिक जेम्स रात करीब 9:30 बजे मंच पर आने वाले थे, लेकिन कार्यक्रम शुरू होने से ठीक पहले बाहरी लोगों का एक समूह जबरन कार्यक्रम स्थल में घुसने की कोशिश करने लगा। सुरक्षा कर्मियों और आयोजकों द्वारा रोके जाने पर भीड़ उग्र हो गई और स्टेज की ओर पत्थर और ईंटें फेंकनी शुरू हो गई। हमलावरों ने मंच पर कब्जा करने की भी कोशिश की और सांस्कृतिक कार्यक्रमों और संगीत आयोजनों के खिलाफ नारेबाजी की। हालात इतने बिगड़ गए कि जेम्स को तुरंत वहां से सुरक्षित बाहर निकलना ही पड़ा। सर, अब तो नहीं लग रहा कि हिंसा बांग्लादेश में रुकेगी। ये देखिए, कोई एक समूह नहीं है, बिना नाम का कोई समूह नहीं कि वहां पे कंसर्ट शुरू हो रहा था और एक समूह कुछ लोग आकर के कर गए। अरे ये लोग जिहादी हैं, इस्लाम का नया डेफिनेशन दे रहे हैं या उनके हिसाब से जो लगता है वो सही है। अल्लामा इकबाल ने ही तो कहा था कि सबसे आगे तलवार, सबसे आगे हथियार और ये म्यूजिक सबसे लास्ट में। लेकिन अब तो वहाबिज्म का ऐसा प्रकोप बांग्लादेश पे है कि इनको अब कोई कंसर्ट नहीं चाहिए, म्यूजिक नहीं चाहिए। और जिस तरीके से अफगानिस्तान में या फिर उस तरह के तमाम देशों में जहां शरिया का कानून चलता है, वहां ये सब गतिविधियां बैन हैं। तो ये जिहादी एलिमेंट्स थे जो कंसर्ट को बुरा मानते हैं, एंटी इस्लामिक मानते हैं और इसलिए उसको रोकने के लिए गए। और प्रोग्राम कैंसिल इसलिए हुआ क्योंकि वहां की जो पुलिस जो है वो हाथ में चूड़ियां पहन करके बैठी हुई थी। उन्होंने जो उपद्रवी थे उसके खिलाफ एक्शन लेने के बजाय ऑर्गेनाइजर्स को ये कह रहे थे कि अब अपनी जान बचानी है तो इस प्रोग्राम को, इस कंसर्ट को जो है आप बंद कर दो। तो यही हुआ है, अब तो यही होगा।
क्रांति आ गई और बहुत लोगों के कलेजे में जो है शांति भी मिल गई। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।